तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट साइंस 2 चैप्टर नंबर 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं में मैं पाल उमेश कुमार सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सजीव अर्थात जिसके अंदर जीवन हो, जो चल फिर सके, बातचीत कर सके, वो है सजीव। तो उनकी जीवन प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से चलती है, अपने इस चैप्टर के अंतर्गत हम उन्हीं सब चीजों को देखने वाले हैं। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर स्लाइड के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप हर एक डायग्राम को अच्छे से देखिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। लास्ट में कुछ शंका हो तो आप अंत में पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके कुछ दिखाई देगा बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्क्रीन आने देते हैं पहले, फिर हम लोग बिगिन करते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोगों को बताया गया, यस प्ले, ओके। बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कि जो हलचल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम के अंतर्गत देख रहे हैं, कई प्राणी दिए गए हैं, कुछ जानवर दिए गए हैं। तो जो हलचल करते हैं और जिन्हें अन्न मतलब अनाज, भोजन, हवा, पानी की जरूरत होती है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? सजीव कहते हैं। जिनको अन्न, हवा और पानी की जरूरत होती है, उनको हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। यहाँ कर आप देख सकते हो। तो और बच्चों, जब सजीव हैं तो अन्न भी वो ग्रहण करते हैं। ग्रहण किया हुआ अन्न पचाने के लिए सजीवों में विभिन्न प्रकार की पाचन संस्थाएं होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या दिया गया है? विभिन्न प्रकार की पाचन संस्थाएं जो है वो दी गई हैं। सजीवों के अंदर विभिन्न प्रकार की पाचन संस्थाएं होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। वही चीज यहाँ पर भी देखो, ये इनकी पाचन संस्थाएं हैं, जिसके अंदर जो खाते हैं वो पूरा क्या होता है बच्चों? डाइजेस्ट होता है। अर्थात ग्रहण किया हुआ अन्न पचाने के लिए सजीवों में विभिन्न प्रकार की पाचन संस्था होती है। तो पाचन संस्था के साथ साथ यहाँ पर बच्चों देख सकते हो, ये हो गया आपकी पाचन संस्था मनुष्यों के अंतर्गत। और यहाँ पर ये जो देख रहे हो बच्चों, ये हो गई क्या? श्वसन संस्था। जब हम सांस लेते हैं बच्चों, देखो यही है हमारे फेफड़े, ये हैं फेफड़े। सांस लेते हैं तो सांस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस जो है वो अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर आती है। बच्चों ये देखो आपके पाचन संस्था की आकृति कैसे, पेट के अंदर का हिस्सा कैसे होता है, वो आप यहाँ पर भली पूर्वक से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने पाचन संस्था और श्वसन संस्था की आकृति को देखा। बच्चों, जो पाचन संस्था है, पाचन संस्था और श्वसन संस्था, इनके ऊपर जो कंट्रोल होता है बच्चों, वो आपके मस्तिष्क का कंट्रोल होता है, मतलब दिमाग का कंट्रोल होता है। तो मस्तिष्क उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करती है।
इस स्लाइड के माध्यम से आप इस चीज को भली भांति समझ सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जो नसें हैं वो किस प्रकार से खून का, रक्त का प्रवाह जो होता है एक अंग से दूसरे अंग तक होते रहता है। तो ये देख सकते हो बच्चों की जो रक्त का प्रवाह है, आपके शरीर की जो आंतरिक रचना है, अंदर की जो रचना है, वो सब आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा एकदम जाल जैसा बिछा हुआ है। और बच्चों, आप यहाँ अपने दिल को भी देख सकते हो कि आपका दिल एक्चुअली होता कैसे है। तो इस डायग्राम के अंतर्गत ये देखो बच्चों, ये है आपका हार्ट, जिसको व्यक्ति का दिल कहते हैं। और दिल जब तक धड़कते रहता है तब तक व्यक्ति क्या है, जीवित है। और दिल अगर धड़कना बंद हो जाएगा तो फिर वो जीवित नहीं रहेगा। तो इस चीज को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके अंतर्गत बच्चों यहाँ पर अभी देखिए, दूसरी आकृति में भी जो ये सब आप देख रहे हो ना, ये सब क्या हो रहा है बच्चों, परिवहन हो रहा है। किसका? रक्त का संचरण हो रहा है, मतलब रक्त का परिवहन हो रहा है। फिर यहाँ पर तो बच्चों, जिस तरह से आपने देखा कि इंसानों के अंदर, मनुष्यों के अंदर जो है रक्त का परिसंचरण होते रहता है, क्योंकि अगर सर से लेकर के पैर तक रक्त का परिसंचरण पूरी तरह से होते रहेगा तब तक इंसान को जीवित समझा जाता है। उसी तरह से वनस्पतियों के अंदर भी परिवहन होता है। तो अभी आपने जो मनुष्यों की दो आकृति देखी, वो परिवहन था। किसका परिवहन हो रहा था? रक्त का परिवहन हो रहा था। उसी तरह से वनस्पतियों में भी उनका परिवहन कहाँ से शुरू होता है बच्चों? जड़ से शुरू होता है। देखो, जड़ से शुरू होते हुए कहाँ तक पहुंचता है? पूरा तने के माध्यम से होते हुए वो पूरा पत्तियों तक, और फिर बाद में फल तक, उसके बाद में फूल तक पूरा परिवहन सुचारू रूप से चलते रहता है। तो परिवहन का मतलब ही होता है बच्चों कि उनके लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वनस्पतियों के लिए, वो वनस्पतियां क्योंकि जमीन में से उगती हैं, तो सारे विटामिन वगैरह ले करके जो हैं वो पत्ते तलक, आखिरी सिरे तक उसको क्या करती हैं? पहुंचाती हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वनस्पतियों को जीवित रहने के लिए मिट्टी की जरूरत तो पड़ती है, साथ साथ ही बच्चों ये सूर्य प्रकाश की भी उनको जरूरत पड़ती है। और किस प्रकार से उनका परिवहन जो है जड़ से शुरू होकर के ऊपर एकदम आखिरी छोर तक पहुंचता है। तो ये है बच्चों परिवहन, जिसको आप देख सकते हो। देखिए बच्चों, आपको पता होगा कि हम लोग जो हैं फल खाते हैं, उसके बाद बहुत सारी सब्जियां खाते हैं। तो क्यों खाते हैं? अन्न तो हम खाते ही खाते हैं, साथ में हम फल और सब्जियां भी खाते हैं। तो फल और सब्जियां जो हम खाते हैं, उसकी वजह से हमको क्या मिलता है बच्चों? विटामिन्स मिलता है, मतलब मिनरल्स मिलता है, जिससे हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है। इसीलिए हम फल और सब्जियां खाते हैं। वैसे ही वनस्पतियों को भी खाद्य पदार्थों से, खाद्य जो डाला जाता है, फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं, सूर्य प्रकाश जो होता है, वो सब उनके लिए क्या करता है? विटामिन का काम करता है। तो ये सारी वनस्पतियां जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सभी लोगों को जीवित रहने के लिए विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। और ये सारे विटामिन और मिनरल्स जो हैं उनको मिट्टी के अंदर से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो बच्चों कि किस प्रकार से मिट्टी के अंदर से जो हैं वनस्पतियां अगर रहेंगी, जीवित रहना है अगर उनको, तो मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उनको बच्चों क्या चाहिए रहता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत जो है वनस्पतियों को पड़ती है जीवित रहने के लिए। जिस तरह से इंसान को भोजन की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इनको खनिज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बच्चों कि वनस्पतियों को और किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर
एरोमा के माध्यम से देखो कि किस प्रकार से मिट्टी के अंदर से उनको खनिज जो है वो प्राप्त हो रहा है, जड़ों को मिलेगा और जड़ों से होते हुए तने के माध्यम से होते हुए पत्तियों तक पूरा जाएगा और फिर ये वनस्पतियां क्या रहेंगी, सही सलामत रहेंगी, हरी भरी रहेंगी। तो इनको क्या क्या प्राप्त हुआ है बच्चों, याद कर सकते हैं आप। नाइट्रोजन जिसका संकेत N है, फास्फोरस जिसको हम P के नाम से अक्षर से जानते हैं, मैग्नीशियम Mg कोड नंबर सुना होगा, मैंगनीज Mn, सोडियम, सोडियम का संकेत होता है बच्चों No। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको कहाँ से प्राप्त होती हैं बच्चों, ये सब चीजें जो हैं इनको मिट्टी द्वारा प्राप्त होती हैं और सूर्य प्रकाश तो मिलते ही रहता है और पानी तो इनको मिलते ही रहता है, क्योंकि वनस्पतियों की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक जाकर के पानी की ही तलाश करती हैं और कुछ पानी हम खुद इनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। इस आकृति में देख करके आपको लग रहा होगा बच्चों की देखो यहाँ पर ये जड़ें दी हुई हैं और ये वनस्पतियां हैं और यहाँ पर हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों जिस तरह से इंसान जो है वो चल फिर तो सकता है, लेकिन वनस्पतियां जो हैं, इंसान चल फिर सकता है लेकिन वनस्पतियां जो है चल फिर नहीं सकता है। वनस्पतियां एक जगह क्या होती हैं, वो स्थिर होती हैं, मतलब वो नहीं चल सकती हैं, वनस्पतियां स्थिर होती हैं। और ये जो अकार्बनिक पदार्थ जो अभी बताए गए, ये सारी चीजें जो हैं उनको जमीन से प्राप्त होता है। और बच्चों वनस्पतियों में क्या होती हैं, जल वाहिनियां होती हैं और रस वाहिनियां होती हैं, वो सब इसके अंदर ही रहती हैं। तो दोनों का काम अलग अलग होता है, बता देता हूं आपको। जल वाहिनियां जो हैं, जल वाहिनियां वनस्पतियों को जल पहुंचाती हैं, जल वाहिनियां जो हैं वो वनस्पतियों को जल पहुंचाती हैं और जो रस वाहिनियां होती हैं वो वनस्पतियों को खाद्य पदार्थ पहुंचाती हैं, खाने पीने की जो सामग्री होती है, विटामिन वगैरह जिसको कहते हैं, वो पहुंचाती हैं। तो ये दोनों का अलग अलग कार्य है, जल वाहिनियां जल पहुंचाती हैं और रस वाहिनियां रस पहुंचाती हैं। तो परिवहन, परिवहन की जो डेफिनेशन है बच्चों वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, अगर उल्टा दिख रहा होगा तो सीधा कर लीजिएगा। परिवहन क्रिया द्वारा, परिवहन क्रिया द्वारा एक भाग में अवशोषित किया हुआ पदार्थ, मतलब जैसे जड़ में सभी पदार्थ अवशोषित होते हैं, तो एक भाग में अवशोषित किया हुआ पदार्थ जो है दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, परिवहन कहते हैं। आसान सी परिभाषा है, परिवहन क्रिया द्वारा एक भाग में अवशोषित किया हुआ पदार्थ दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम परिवहन कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों की वनस्पतियों में जो परिवहन है वो कैसे होता है। वनस्पतियों को परिवहन के लिए बच्चों अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उन्हें अकार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे बताया गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब जड़ों के माध्यम से उनको क्या होता है, प्राप्त होता है और ये सारा काम जो है जल वाहिनियां और रस वाहिनियां करती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये जड़ हो गई, जो जल वाहिनियां जो है जल पहुंचा देंगी और रस वाहिनियां जो है क्या कर देंगी बच्चों, वो खाद्य पदार्थों को वनस्पतियों तक पहुंचा देती हैं। तो वनस्पतियों में जल का वहन कैसे होता है, अब इसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वनस्पतियों में जल का वहन कैसे होता है। बच्चों अगर गुल मेहंदी या रजनीगंधा, जैसे यहाँ पर दो प्रकार की वनस्पतियां जो हैं दिखाई गई हैं, गुल मेहंदी और रजनीगंधा जैसी वनस्पतियों को अगर हम लेते हैं, वनस्पतियों को लेने के बाद अगर उसको साफ सफाई करके उसके अंदर इओसनिक विलियन जो है अगर डाल दिया जाए, जो कि रंग कलर का होगा, जो कि रंगीन होगा, गुलाबी रंग का होता है, तो वो विलियन इसके अंदर क्या किया गया है, डाल दिया गया है। कौन सा पौधा लिया गया था बच्चों, गुल मेहंदी या रजनीगंधा का पौधा लिया गया है, उसको उसकी जड़ों को अच्छे से साफ किया गया है और उसको एक बीकर में लेकर के उसमें इओसनिक विलियन जो है डाल दिया गया है। और ये देख सकते हो बच्चों कि ये स्टैंड है और ये पत्ती का जो तना है और ये पत्ती का सिरे का हिस्सा है और
कुछ देर के बाद 2 से 3 घंटे तक उसको रखा गया और रखने के बाद ये देखा गया कि ये जो रंगीन द्रव्य था ये धीरे धीरे जड़ों के माध्यम से प्रेशर बन करके धीरे धीरे जड़ों के माध्यम से ये प्रेशर बन करके कहाँ चले गया बच्चों, तने के माध्यम से होते हुए पूरा पत्तियों तक पहुंच गया और पत्तियां जो कि हरी थी अब हरी से वो क्या दिखाई देने लगी, रंगीन दिखाई देने लगी। तो ये जो दाब मिला है जड़ को, जड़ के ऊपर जो प्रेशर पड़ा है इसी प्रेशर को कहते हैं बच्चों मूलीय दाब। इसको फिर से एक बार समझा देता हूं बच्चों। अगर मूलीय दाब क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हो कि पानी व खनिज जड़ों की पृष्ठभाग की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। इसके कारण कोशिकाएं उससे सटी हुई कोशिकाओं पर प्रेशर निर्माण करती हैं। मतलब जड़ों के द्वारा से जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ते पड़ते ऊपर तक आता है, एक दाब का निर्माण करती हैं। इसे ही क्या कहते हैं, मूलीय दाब कहते हैं या मूल दाब कहते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस आकृति के माध्यम से देख सकते हो कि पत्ती पहले हरी थी लेकिन मूल दाब पड़ने की वजह से 2-3 घंटे रखने के बाद जो है पत्ती जो है वो रंगीन हो गई, गुलाबी रंग की हो गई। यही है बच्चों मूल दाब। यहाँ पर भी देख सकते हो बच्चों वाष्पोत्सर्जन, कि वाष्पोत्सर्जन जो है वो क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है भाप बन करके उड़ जाना। ये पत्तियों की ये जो है वनस्पति की जड़ है और ये वनस्पति है, उसके हर एक पत्ती में जो क्रिया होती है और पत्ती में बच्चों पर्णरंध्र पाया जाता है। पर्णरंध्र का मतलब क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। पत्तियों में जो छिद्र पाया जाता है, पानी जो है भाप बन करके उड़ जाता है, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह क्रिया किसके द्वारा होती है बच्चों, पर्णरंध्रों के द्वारा होती है। और इस क्रिया को वाष्पोच्छ्वास भी कहते हैं। मतलब पानी का बाहर निकल जाना पत्तियों के माध्यम से, तो ये वाष्पोच्छ्वास की क्रिया जो है कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके माध्यम से। इसका मतलब कि वनस्पतियों में भी उत्सर्जन होता है। उसके जो पर्णरंध्र होते हैं, पत्तियों के अंदर जो छिद्र होते हैं, और छिद्र खुले होने की वजह से पर्णरंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। मतलब पानी जो है भाप बन करके बाहर निकल जाता है। आवश्यकता का पानी वनस्पतियां ले लेती हैं और जो पानी जो होता है भाप बन करके बाहर निकल जाता है, इसी को वाष्पोच्छ्वास कहते हैं। यहाँ पर आपको एक पत्ती बताई गई है कि किस तरह से पत्ती के अंदर पर्णरंध्र होते हैं और किस तरह से वाष्पोच्छ्वास की क्रिया होती है। ये जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ये स्लाइड बच्चों को, कौन सी स्लाइड है, रजनीगंधा के पौधों को क्या किया गया है, यहाँ पर देखो धोया गया है। कहा गया था ना धो करके उसको 2 से 3 घंटा इस तरह से रखेंगे, रखने के बाद उसको गमले में रखेंगे और फिर पत्तियां क्या हो जाएंगी बच्चों, पिंक हो जाएंगी। ये उसी की स्लाइड है। तो उसको अगर हम लोग बाद में उसकी एक पत्ती को लेकर के वनस्पति के तनों का पतली पट्टी लेकर के अगर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके अगर उसका निरीक्षण किया जाता है, वनस्पति का जो तना है उसको ले करके अगर हम उसका निरीक्षण करते हैं तो इस तरह से दिखाई देता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि माइक्रोस्कोप का मुख्य काम होता है जो चीज हम देख नहीं सकते और सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तो उसके माध्यम से इसको देखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों की ये जड़ें हैं, जड़ जो है खनिज और पानी पहुंचा रही है, कहाँ तक पहुंचा रही है, वनस्पति तक पहुंचा रही है। तो देखने के बाद आपको वहां पर क्या दिखाई देता है, कुछ इस तरह की आकृति जो है आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है कि किस तरह से पानी, देखो बच्चों यहाँ से आना शुरू हुआ है, पानी यहाँ से आना शुरू हुआ है। पानी कहाँ से आया होगा, जड़ से आया होगा। पानी आया है, फिर यहाँ देखो बच्चों मिट्टी के कण हैं, फिर मूल केस हैं। पानी यहाँ से यहाँ पर आया, प्रेशर पड़ा, फिर और ऊपर आया, और प्रेशर पड़ा, और ऊपर आया, और उस प्रकार से जल वाहिनियों के पास आया। देखो बच्चों यहाँ ये जड़ दिखाई गई है।
तो पानी शुरुआत कहाँ से हुई? जड़ों के माध्यम से पानी आने की शुरुआत हुई। तो जड़ों से पानी जो लिया गया है वो इस तरह से मतलब जड़ तक, वनस्पतियों तक कैसे पहुंचे? ये जल वाहिनियां हैं जो वनस्पति के अंदर का हिस्सा है, जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं। तो ये इस तरह से पानी जो है जल वाहिनियां पानी को खींच रही हैं, और जब जल वाहिनियां पानी खींच लेती हैं तो पानी को जो वनस्पति है उसके ऊपरी हिस्से तक पूरा पहुंचा देती हैं। ये काम कौन कर रहा है बच्चों? जल वाहिनियां कर रही हैं, क्योंकि जल वाहिनियों का मुख्य काम है कि जल को लेना और उसको पहुंचा देना। कहाँ तक पहुंचा देना? वनस्पतियों तक उसको पहुंचा देना। यही जो है उसका काम होता है। इसके आगे आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो वनस्पतियों को पहुंचाया गया है जड़ के माध्यम से। देन ओके, वाष्पोत्सर्जन में भी आप देख रहे थे बच्चों कि अगर उसको भी एक देखा जाए तो किस प्रकार से ये आपकी पत्ती है, और पत्ती के हर एक किसी भी हिस्से के पास देखोगे तो छिद्र होता ही है, और छिद्र होते ही उसका जो पानी जो होता है वो भाप बन करके जुड़ जाता है। वही वही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाते हैं। उसको भी अगर बारीकी से निरीक्षण किया जाए तो अंदर जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो ये सब बारीकी चीजें हैं जो कि सूक्ष्म माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही आप देख सकते हो। बाहर से तो हमको सिर्फ वनस्पतियां ही दिखाई देती हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं चलती रहती हैं। यहाँ पर देखो खाली तना लिया गया है और पत्ती का हिस्सा जो है वो दिखाया गया है। इसके आगे बच्चों आप देख सकते हो कि कुछ इंफॉर्मेशन ओक आकृति में आप देख सकते हो कि ओक नामक जो वनस्पति है, ओक नामक वनस्पति पत्तियों के द्वारा, देखिए बच्चों ये भी ओक आकृति है, ये ओक नामक वृक्ष है, बहुत ही विशालकाय होता है। पत्तियों द्वारा एक वर्ष में लगभग 1,51,000 लीटर 1,51,000 लीटर पानी जो है वो छोड़ता है बाहर। ओक नामक वृक्ष एक साल में 1,51,000 लीटर पानी बाहर छोड़ता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। उसी प्रकार से कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि मक्के की जो फसल है, मक्के की फसल यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है। मक्के की जो फसल है वो दिन में लगभग 11,400 से लेकर के 15,100 लीटर पानी का उत्सर्जन करती है, मतलब पानी को बाहर छोड़ती है। तो अगर आसान भाषा में आप समझोगे उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, तो उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर त्याग करना, बाहर निकालना, बाहर छोड़ देना। उसी को क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन कहते हैं। अगला जो मुद्दा है बच्चों वो है स्थानांतरण। जैसे कि जड़ों के माध्यम से जो भी खनिज वगैरह मिलते हैं मिट्टी वगैरह के माध्यम से वनस्पतियों को, तो ये सारी चीजें जो है ऊपर तक पहुंचा दी जाती हैं परिवहन के माध्यम से। वो तो हो गया बच्चों परिवहन। अब यहाँ हम देख रहे हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण कैसे होता है और किसे कहते हैं वो देखो। तो अगर बच्चों स्थानांतरण की परिभाषा पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो पत्तियों में तैयार किया हुआ भोजन। पत्तियों में तैयार किया हुआ भोजन वनस्पतियों की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। पत्ती में जो भोजन तैयार किया जाता है उसको प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। अमीनो अम्ल को छोड़ करके वो जो भोजन होता है वनस्पतियों का जो भोजन होता है ना, वो बच्चों पत्तियों में तैयार किया जाता है, क्योंकि स्टार्च वहीं पर होता है। वनस्पतियों का भोजन पत्तियों में तैयार किया जाता है, और पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उसको कहाँ कहाँ तक पहुंचाया जाता है? जड़ों में, फलों में, बीजों में संग्रहित किया जाता है। उस भोजन को क्या किया जाता है? वहां पर इकट्ठा किया जाता है, वहां पहुंचाया जाता है। पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है उस भोजन को जड़, फल और बीजों में संग्रहित होता है। इसी प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया को जो है हम क्या कहते हैं बच्चों? स्थानांतरण कहते हैं। इसी प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर आपने जो देखा है परिवहन देखा, मूल दाब देखा बच्चों, और क्या देखे? स्थानांतरण। इसके बाद
बच्चों हम जिस घर में रहते हैं, देखिए समझो कि आपका घर भी ऐसा ही होगा, तो हम जिस घर में रहते हैं उस घर में भी गंदगियां होती हैं, और जब घर में गंदगी हो जाती है तो उसको देखो किस प्रकार से ये बालिका जो देखो साफ सफाई कर रही है घर की, और साफ सफाई करने के उपरांत उसको काफी कचड़े वगैरह भी मिले हैं। साफ सफाई करने के बाद उसको काफी कचड़े वगैरह प्राप्त हुए हैं। जो जो कचड़े प्राप्त होते हैं उसको देखो ले जा करके डस्टबिन में या कचड़े के ढेर में क्या कर दी उसने, फेंक दी। कचड़े को डस्टबिन में ले जा करके फेंक दी। तो ठीक उसी तरीके से सजीवों के अंदर भी, सजीवों में यूरिक अम्ल और अमोनिया तैयार होता है। अगर ये पदार्थ हमारे शरीर में, उपस्थित रह गए, अगर ये पदार्थ हमारे शरीर में उपस्थित रह गए तो हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारे लिए ही नहीं बल्कि वनस्पतियों के लिए भी नुकसानदेह है। तो ये क्योंकि ये घातक पदार्थ होते हैं, और इसलिए ये घातक पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, वनस्पतियां जो हैं वो बाहर निकाल देती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वनस्पतियों में उत्सर्जन के अंतर्गत आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पत्ते देखो झड़ रहे हैं। यहाँ पर भी पत्ते क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, क्योंकि अब उसको उनकी जरूरत नहीं है। वो पत्ते पीले पड़ चुके हैं, अब वो अपने आप झड़ के गिर जाएंगे, वापिस से उसके बाद नए पत्ते आएंगे। फूलों, ये जो फल हैं, फल भी देखो बच्चों यहाँ पर गिर रहे हैं। तो क्योंकि फल झड़ जाते हैं, वो अनुपयोगी हो चुके हैं, गिर रहे हैं। और फूलों का गिरना, यहाँ इस आकृति में आप देख सकते हो, फूलों का गिरना, फलों का गिरना, फूलों का गिरना, और क्या हो सकता है बच्चों, देखो पत्तियों का गिरना। तो ये सारी चीजें जो हैं, पत्तियों का गिरना, इस तरह से। तो यहाँ पर और भी देख सकते हो कि किस प्रकार वनस्पतियों के अंदर से देखो कभी कभी ये दूध जैसा पदार्थ आपको दिखाई देता है। ये क्या है मालूम है, वनस्पतियों को इसकी जरूरत नहीं है, ये अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर फेंक रही हैं, अपने वनस्पतियां जो है उसको बाहर निकाल रही हैं। आप और एक स्लाइड के माध्यम से समझ सकते हो बच्चों कि यहाँ पर देखो ये चीज आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि खास करके बबूल नामक जो वृक्ष होता है उसके ऊपर ये पाया जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं बच्चों आप लोग, इसको गोंद कहते हैं, गोंद। गांव की शुद्ध भाषा में इसको गुध कहते हैं। इसको बच्चों, जो बच्चे गांव में पले बड़े हैं वो इसको पेड़ में से निकालते हैं, और निकालने के बाद क्या करते हैं, खाते हैं। और खाने के बाद इसका टेस्ट तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता है, लेकिन शरीर के लिए ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसको गोंद कहते हैं। तो ये गोंद से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और डेवलपमेंट में काफी मदद मिलती है। और बच्चों, और जब कमजोरी भी आ जाती है तो उसमें भी इस गोंद का सेवन महिलाएं करती हैं। और ये गोंद बच्चों जो दुकान वगैरह है वहां पर भी ये मिलता है। आप खाली बोलोगे कि गोंद दे दो तो गोंद भी अवेलेबल है। यहाँ पर भी वनस्पतियां क्या कर रही हैं, उत्सर्जन कर रही हैं। मतलब यहाँ पर भी बच्चों ये उत्सर्जन ही दिखाया गया है। देखो बच्चों, ये है गोंद जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो इस तरह से आप दुकान पर देखोगे तो लिक्विड में मिल सकता है गोंद बना करके, या फिर सूखा गोंद भी पैकेट बना करके आपको दुकान से अवेलेबल हो सकता है, जिससे कैल्शियम मिलता है और हड्डियां हमारी क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ये चीजें जो है वनस्पतियों के लिए अनुपयोगी हैं, वनस्पतियों के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंसानों के लिए ये क्या है बच्चों, उपयोगी हैं। तो ये लेन देन जो है चलता रहता है वनस्पति का और प्राणियों का। ये भी बच्चों, ये भी उत्सर्जन कर रही हैं। छाल देखो, वनस्पतियां कभी उनकी छालें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उसको क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या है बच्चों, उत्सर्जन ही है। यहाँ पर आपने कभी देखा, देखो बच्चों, ये है सूरन, एक प्रकार की सब्जी है जिसको खाते हैं, सूरन की सब्जी। और यहाँ दूसरी सब्जी आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं बच्चों अरुई की पत्ती। तो अरुई की पत्ती और सूरन की सब्जी को आपने कभी अपनी माँ को काटते हुए देखा होगा। तो जब वो काटती हैं तो काटने के बाद क्या होता है मालूम है बच्चों, उन हाथों में ना खुजली आने लगती है। उसको जब काटती हैं तो हाथों में क्या होती है, खुजली आती है। तो ये खुजली क्यों आती है बच्चों मालूम है, क्योंकि इन वनस्पतियों में कैल्शियम ऑक्सीलेट
कैल्शियम ऑक्सीलेट के रूप में एक पदार्थ पाया जाता है, उसे रफाइड्स कहते हैं। इन वनस्पतियों में, सूरन में, अरुई में क्या पाया जाता है बच्चों? रफाइड्स पाया जाता है। और ये जो रफाइड्स होते हैं, ये दिखते कैसे हैं? सुई के जैसा दिखाई देते हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब, ये क्या है? रफाइड्स हैं। ये रफाइड सुई के जैसे दिखाई देते हैं। हम आप देख नहीं पाएंगे, इसको भी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखना पड़ेगा। साइंटिस्टों ने देखा है कि इनके अंतर्गत, अरुई में और सूरन के पत्तियों के अंतर्गत रफाइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हमको खुजली होती है, और खुजली नहीं होना चाहिए। इसके लिए उसके अंदर क्या करते हैं? नींबू को, पत्तियों को पहले पानी के अंदर रख करके उसके अंदर नींबू डाल देते हैं, क्योंकि नींबू में साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। रिक्त स्थान में कभी कभी क्वेश्चन आता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, जिससे वो जो है वो खुजली नहीं आने देंगी। और क्या होता है बच्चों मालूम है कि काटने के बाद खुजली आपको नहीं आएगी। कब? अगर आप इस दोनों चीजों को काटने के बाद आप अपने हाथ में क्या करोगे? नारियल का तेल अगर लगा लेते हो अपने हाथ के अंतर्गत, देखिए आपका हाथ है, अगर आप अपने हाथ में नारियल का तेल लगा लेते हो तो उससे आपके हाथों में खुजली नहीं आएगी। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा अभी तक? वनस्पतियों के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है। वनस्पतियां स्थिर होती हैं, उसमें इस तरह से कोई विशेष संस्थान, जैसे कि ये पाचन संस्था मनुष्य में पाया जाता है, वो अपनी गंदगी को निकाल देता है। और ये देखो बच्चों, ये किडनी की आकृति है, ये उत्सर्जन होता है मनुष्य के अंतर्गत। तो मनुष्य जो है अपने अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर इस तरह से निकाल देती है। लेकिन वनस्पतियां कैसे निकालती हैं? क्योंकि इनमें ये संस्था तो पाई नहीं जाती हैं, तो इसके पहले जो आपको दिखाया गया उस माध्यम से वो क्या करती हैं? कभी छाल को निकाल दिए, कभी फल को गिरा दिए, कभी उसमें से गोंद निकल आया, कभी रबड़ का चीक जो है वो आ गया। तो इस प्रकार से वनस्पतियां भी कुछ पदार्थों का हमेशा त्याग करती रहती हैं। उसी को वनस्पतियों में उत्सर्जन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि उत्सर्जन जो है वो मनुष्यों में तो होता ही होता है, प्राणियों में भी होता है उत्सर्जन। क्योंकि अगर उत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पेट के अंदर जो है उत्सर्जन की क्रियाएं, जो अनुपयोगी पदार्थ जो जमा रहते हैं उसको हम क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर वनस्पति का उत्सर्जन दिखाया गया है, वही जो दूध बाहर निकल रहा है, वनस्पतियां त्याग कर रही हैं। और यहाँ पे प्राणी जो है किस तरह से अपने मूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो मतलब ये उनके लिए अनुपयोगी है, ये उनके लिए फायदेमंद नहीं है। देखो, कुदरत ने इंसान को, प्राणी को, वनस्पति को कुछ इस तरह से बनाया है कि जो उनके लिए उपयोगी नहीं होता है वो अपने आप शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो सारे सिस्टम जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस तरह से बच्चों, अगर हम सागर के अंदर हम कितना भी भारी से भारी कचरा ले जा करके फेंक देते हैं, लेकिन वो सारे कचरे जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? समुद्र के किनारे आकर के जमा हो जाते हैं सारे कचरे, क्योंकि सागर उनको स्वीकार नहीं करता है। उसी तरह से हमारे शरीर में जो भी अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तो मनुष्य में जो उत्सर्जन होता है बच्चों, वो उत्सर्जन होता है, ये उत्सर्जन संस्था है। उत्सर्जन संस्था का मुख्य क्या होता है बच्चों? किडनी। देखो, ये होती है बच्चों, एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, और इसको बोलते हैं मूत्र वाहिनी, जो मूत्र को ले जाने का काम करती हैं। और बच्चों, ये जो है मूत्राशय, इसमें मूत्र इकट्ठा होता है, और इसके रास्ते से मूत्र क्या होता है? विसर्जित हो जाता है। तो मनुष्यों में उत्सर्जन का जो मुख्य संस्था है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये है उत्सर्जन संस्थान, और जिसमें किडनी जो है काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। किडनी का मुख्य कार्य ही होता है छानना, फिल्टर करने का काम करती है। तो बच्चों, यहाँ पर किडनी को दर्शाया गया है कि किडनी जो है वो किस प्रकार से आप देख सकते हो। किडनी का एक हिस्सा लिया गया है, और इसमें इस हिस्से को संपुट या मूत्र कलश कहते हैं। यहाँ पर बाह्यांग है, संपुट है, और मूत्राशय की ओर ले जाने वाली वाहिनी है, वृक्क शिरा है, वृक्क धमनी है। एग्जाम में बच्चों ये चित्र जो है आपको बनाने के लिए आएगा
कि उत्सर्जन संस्थान की आकृति बनाओ। जब उत्सर्जन संस्थान पूछेगा ना बच्चों, तो आप खाली इतनी आकृति बना देना। और जब वृक्क, किडनी की आकृति पूछेगा खाली, तो ये बना करके 4-5 नाम दे देना। कम से कम 4 नाम आपको देना रहता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कहने का मतलब। और बच्चों, मनुष्यों में उत्सर्जन कहाँ होता है? जैसे देखो बच्चों, ये छोटी सी बच्ची है और इसके माथे पर क्या आ गया है, पसीना आ गया है। पसीना निकलना जो है बच्चों, ये अच्छा होता है। पसीना का मतलब, पसीने को आपने कभी टेस्ट अगर लिया होगा तो पसीना कैसा लगता है, नमक के जैसा नमकीन लगता है। तो पसीने की जरूरत आपके शरीर में नहीं है, वो गंदगी है एक्चुअली। इसीलिए वो गंदगी जो है पसीने के माध्यम से क्या हो रही है, बाहर निकल आ रही है। वो जो गंदगी है वो पसीने के माध्यम से बाहर निकल आई है। तो अगर देखो बच्चों, आपके शरीर में जैसे कि अगर मूत्र ज्यादा जमा हो गया है, या फिर लैट्रिन जो है ज्यादा इकट्ठा हो गया है, और पसीना वगैरह कभी समझो निकल नहीं रहा है, कहने का मतलब कि अगर आपके शरीर में अनुपयोगी पदार्थ ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और अगर आप उसका त्याग नहीं करते हो, तो क्या हो सकता है, तो इंसान जो है बीमार पड़ सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है। ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से एक समय, जैसे कि यहाँ देखो मलत्याग कर रहा है, ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से अगर अनुपयोगी पदार्थों को आप शरीर से बाहर नहीं निकालोगे, तो कभी कभी उसकी वजह से व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ। कभी कभी अक्सर देखा गया है कि कुछ केसेस में इंसान का पेशाब आना बंद हो जाता है। कुछ केसेस में क्या देखा जाता है, इंसान का पेशाब आना बंद हो जाता है। पेशाब करने की इच्छा होती है लेकिन वो कर नहीं सकता है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं शरीर के अंदर। तो ऐसी स्थिति में उसको डॉक्टर के पास जाकर के दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर समय पर उसको नहीं दिखाया गया तो क्या होगा मालूम है, मूत्राशय जो है जहां पर इकट्ठा हो रहा है वो क्या होगा, फट जाएगा, और फटने की वजह से इंसान की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी जब आपको टॉयलेट लगे तो टॉयलेट करो, लैट्रिन लगे तो लैट्रिन करो, पसीना हो पसीना निकलने दो। जिस तरह से देखो ये बालक जो है लैट्रिन नहीं कर रहा था, लेकिन इसकी मम्मी ने इसके पैर को बांध दिया है और बोला कि मतलब यहाँ बैठ करके लैट्रिन करो, और ये बालक आसानी से लैट्रिन कर रहा है। इससे क्या होगा, इसको फ्रेशनेस मिलेगा। क्योंकि पेट में अगर कचरा जमा रहेगा तो क्या होगा, पेट में कचरा जमा रहेगा तो आपका दिल मतलब उदास रहेगा, हमेशा कुछ भी करने की इच्छा महसूस नहीं होगी। इसीलिए पेट हमेशा क्या करना चाहिए बच्चों, साफ रखना चाहिए। क्योंकि पेशाब के अंतर्गत यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सब सारे जो पदार्थ हैं ये घातक पदार्थ होते हैं। ये सारे पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, घातक पदार्थ होते हैं। इसलिए इनका शरीर से बाहर निकल जाना ही अच्छा है। मनुष्य जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ता है। देखो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर रहा है बच्चों, बाहर छोड़ता है। लेकिन ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, वो अंदर लेता है, ऑक्सीजन को अंदर लेता है। ये देखो अन्य नलिका की वजह से। ये देखो ये लीवर दिखाया गया यहाँ पर, ये आपकी पाचन संस्था दिखाई गई है, ये उसके नीचे का पार्ट जो है दिखाया गया है। तो आपके शरीर की रचना जो है बच्चों अंदर से ऐसी ही है। अपने आप को पहचानो कि हम अंदर से कैसे हैं, अंदर से आप ऐसे ही हो। ये देखो ये दांत वगैरह जो है, इंसान को बाहर से चमड़ा मिला हुआ है, बट अंदर सभी का स्ट्रक्चर इसी के जैसा है। ये देखो आपकी पाचन संस्थाएं, इस आकृति में भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो इंसान तो मलत्याग करते ही हैं, इंसान मलत्याग करते ही हैं, उसी तरह से जानवर जो हैं वो भी मल का त्याग करते हैं। वो भी अनुपयोगी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर देख सकते हो किस प्रकार से जो है अनुपयोगी पदार्थ यहाँ पर जमा है जानवरों के अंदर। तो इस अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने का काम किसका बताया गया बच्चों, किडनी का। ये इंसान है और उसके अंदर पाई जाती है किडनी, तो ये फिल्टर करने का काम करती है। किडनी के बाद ये देखो बच्चों, ये आपकी ना श्वसन संस्था है। श्वसन संस्था के बारे में, जो सांस आप लेते हो ना, उसके बारे में दिखाया गया है। तो एक चीज और आपको बता देता हूं बच्चों कि मानवीय उत्सर्जन संस्थान में किडनी की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, मूत्राशय होता है, और मूत्र विसर्जन नलिका होती है, जहां से हम मूत्र को क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं। और देखो बच्चों यहाँ पर इस आकृति को देख करके आप खुद समझ सकते
हो कि यहाँ क्या हो रहा होगा। ये दोनों जन को, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों जन को पेशाब लगी हुई है और पेशाब को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इस आकृति के माध्यम से ना यही दिखाया गया है, यूरिन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, जब यूरिन आए तो उसको उसका त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज दिखाया गया है। इसकी आकृति जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इसका एग्जाम में पूछा जाता है। वृक्क, वृक्क के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लो बच्चों की। वृक्क अर्थात किडनी। किडनी जो होती है वो उदर, उदर का मतलब क्या होता है, पेट, पेट के पीछे की ओर ये किडनी जो होती है बच्चों कहाँ पाया जाता है। देखो ये भी किडनी ही दिखाई गई, अंदर से दिखाई गया है किस प्रकार से रक्त का संचरण इसके अंदर हो रहा है। तो किडनी जो होती है, हाँ, किडनी जो है वो पेट के पीछे की ओर, मेरुदंड मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके दोनों ओर पाई जाती है। कुछ यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। किडनी कहाँ पाई जाती है बच्चों? किडनी जो है पेट के पीछे की ओर मेरुदंड के, ये हमारे शरीर का क्या है बच्चों, ये मेरुदंड है जिसकी वजह से हम सीधे रह सकते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं, मेरुदंड। तो ये देखो बच्चों ये क्या है, किडनी है, ये किडनी हिस्सा कहाँ का हो गया, पेट के पीछे का हिस्सा हो गया। तो पेट के पीछे की ओर और किडनी के पास किडनी पाई जाती है। उसका आकार कैसे होता है बच्चों? सेम के बीज के तरह होते हैं। किडनी का आकार कैसे होता है? सेम के बीज की तरह जो है किडनी का आकार पाया जाता है। और वृक्क द्वारा रक्त के, वृक्क काम क्या करता है? वृक्क द्वारा रक्त के अनावश्यक जो जरूरत की चीजें नहीं हैं पदार्थों को छानने का काम करती है। छान करके क्या करती है? वो पेशाब बना देती है। मतलब कि रक्त के अंदर जो भी दूषित पदार्थ आते हैं, इस चीज को आप समझ लो कि वृक्क का काम क्या है। वृक्क द्वारा रक्त के अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को छान करके मूत्र बनाया जाता है। और मूत्र बनाने का काम कौन करता है बच्चों? वो किडनी करती है। इंसानों में दो किडनी पाई जाती हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। इस प्रकार से इंसानों में दो किडनी पाई जाती है। देख सकते हो किडनी, एक किडनी नीचे और एक किडनी ऊपर पाई जाती है। ये भी बच्चों किडनी का ही हिस्सा पार्ट है। ये भी आप देख सकते हो सेम के आकार के जैसी किडनी दिखाई दे रही है। और एक देखिए बच्चों ये भी डायग्राम है, सेम ही पसीना जो है बंद करके बाहर आ रहा है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। ये और हाँ, लास्ट पॉइंट बच्चों कि इंसान में, मनुष्य में 5 लीटर खून पाया जाता है। नॉर्मल इंसान में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। देखो बच्चों 5 लीटर ब्लड पाया जाता है। वो जो 5 लीटर ब्लड है वो किडनी जो है उसको 400 बार छानती है। इस चीज को याद रखना बच्चों कि मनुष्य में 5 लीटर ब्लड पाया जाता है और डेली किडनी जो है उस रक्त को क्या करती है? 400 बार छानती है। और एक दिन में 1 से 1.9 लीटर मूत्र तैयार होता है। देखो 5 लीटर ब्लड 400 बार छाना गया और उसके बाद एक दिन में वृक्क डेली जो है 190 लीटर ब्लड को छानता है। किडनी प्रतिदिन 190 लीटर ब्लड को छानता है और छानने के बाद 1 से 1.9 लीटर मूत्र जो है वो क्या होता है बच्चों? बन करके तैयार होता है। और इस तरह से हमारे शरीर की जो प्रक्रिया है बच्चों ये चलती रहती है। तो यही है उत्सर्जन। तो बच्चों आज हमने क्या देखा? परिवहन देखा वनस्पतियों में और प्राणियों में, उत्सर्जन देखा वनस्पतियों में और प्राणियों में। प्राणियों का उत्सर्जन का मुख्य संस्थान में क्या देखा? मूत्राशय देखा, किडनी के माध्यम से होता है। तो इस तरह से ये सारी जानकारियां बच्चों हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत आज पढ़े। तो बच्चों अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। स्थानांतरण किसे कहते हैं? हाँ, स्थानांतरण किसे कहते हैं, करेक्ट। देखो पत्तियों में तैयार किया हुआ जो भोजन होता है, पत्तियों में तैयार किया हुआ भोजन वनस्पतियों के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। मतलब क्या हो गया? जड़ों तक, फलों तक और बीजों तक उसको पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को ना, ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को पदार्थ का स्थानांतरण कहा जाता है। मतलब पदार्थ स्थानांतरित हो रहे हैं।
पूरे उसके वनस्पतियों के अंतर्गत। इसी को स्थानांतरण कहते हैं। मतलब भोजन कहाँ पहुंचाया जा रहा है? जड़ों में, फलों में और बीजों में पहुंचाया जाता है। इसी को स्थानांतरण कहते हैं। थैंक यू सर। वेलकम डियर। स्क्रीन। हेलो सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर हमारी किडनी ऊपर नीचे क्यों होती है? क्या बोले? सर हमारी किडनी ऊपर नीचे क्यों होती है? देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है, कृत्रिम ने हमको ऐसा बनाया है कि कोई ये तो है ही नहीं कि हम खुद उसको डेवलप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बैलेंस को करने के लिए, कि ताकि एक किडनी को ऊपर नीचे रखा गया है, वो नेचर ने हमको दिया है डियर। किडनी ऊपर नीचे होने का लॉजिक क्या है वो तो नहीं कह सकते, बट वो नेचर ने ही हमको दिया है। हो सकता है इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन हो। मैं भी इसके बारे में पता करता हूँ कि ऊपर नीचे क्यों है ये। ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ सबा बोलो। सर आपने बताया इंसान में 5 लीटर खून होते हैं, तो जानवर में कितने लीटर होते हैं सर? जानवर के अंदर जो है, इतना ध्यान रखो कि इंसान से ज्यादा खून होता है। ठीक है। जानवर के अंदर इंसानों से बहुत अधिक मात्रा में खून होता है, क्योंकि जानवर जो है हर मामले में इंसान से क्या है, ज्यादा मजबूत है, तो अधिक खून होता है इंसानों की तुलना में। अब कितना होता है, अब इसका तो ये करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम डियर। तो ओके, स्क्रीन। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। और भी अधिक इस चैप्टर के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, क्योंकि साइंस की कुछ लिमिट्स नहीं है, अनलिमिट है। आप जितना पढ़ेंगे उतना सीखने की और कोशिश कर सकते हैं। तो मैं अपना ये लेक्चर आज यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।